बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स कामरान कुरैशी फ्राम अस्करिया कॉलेज। स्टूडेंट्स, लेक्चर 5 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का टॉपिक या टॉपिक्स जो है वो ट्रुथ टेबल होंगे और साथ हम इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे। कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा एग्जांपल को कवर कर सकें, लेकिन अगर वीडियो को दौरानिया थोड़ा अगर लंबा हो जाता है तो हम फिर एक ही एग्जांपल डिस्कस करेंगे और बाकी फिर हम फर्दर हर जो लॉजिक गेट होगा हमारा, जो और है, नॉट है, नैंड है, या जितने भी हमारे पास जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, तो उनके फिर हम अलग अलग टेबल्स जो है वो अगली वीडियो में उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। ट्रुथ टेबल होता क्या है स्टूडेंट्स? ट्रुथ टेबल किसी भी बूलियन फंक्शन को या डिजिटल लॉजिक सर्किट को जो है वो एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। ये ट्रुथ टेबल हमें ये बताएगा कि कोई भी जो हमारे पास बूलियन फंक्शन है, ये बूलियन फंक्शन में इनपुट्स क्या हैं, वो क्या क्या इनपुट्स लेगा, उनको कैसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट क्या देगा। तो ट्रुथ टेबल हमें दोनों चीज़ों के बारे में बताएगा। या तो बूलियन फंक्शन को वो डिस्कस करेगा इन अ लाइक दिस टाइप ऑफ टेबल फॉर्म, या फिर वो डिजिटल लॉजिक कोई सर्किट होगा, जो सर्किट बना हुआ होगा, वो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। आप उसको भी जो है वो जाके चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम फर्दर एक वीडियो में भी हम ट्रुथ टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। एक टेक्निकल टॉपिक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के आपने नोट्स साथ साथ लाजमी बनाने हैं। और अगर पढ़ते हुए, वीडियो देखते हुए, वीडियो समझते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में हमें लाजमी अप्रोच कर सकते हैं, हम उसका आंसर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, जो ट्रुथ टेबल होता है वो बूलियन फंक्शन या डिजिटल लॉजिक सर्किट को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली हम इसमें एक तरफ इनपुट्स लिखते हैं, ये उनको फिर प्रोसेस करता है, ये उन पर वर्किंग करता है। करने के बाद ये उसको आउटपुट में जो है वो हमें शो कर देता है। हम ये देखेंगे कि कोई भी आउटपुट्स हमारे यहाँ पर इस टेबल में इस तरफ लिखे हुए हैं, ये मैं डिस्कस करूँगा अभी आपके साथ कि आउटपुट्स कैसे इनपुट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। इस तरफ हमारे इनपुट्स हैं, दरमियान में वर्किंग हो रही है, उस तरफ हमारे आउटपुट्स हैं। कि हम ये देखेंगे कि जो आउटपुट्स आते हैं वो किस तरह से जो है वो इसके अकॉर्डिंग आते हैं, इसके रिस्पांस में आउटपुट बनता है। आउटपुट हर एक लॉजिक सर्किट का अलग अलग होता है। हर एक बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन का जो ट्रुथ टेबल है उसका जो आउटपुट आएगा वो डिफरेंट आएगा। एक और चीज़ यहाँ समझने वाली है कि इनपुट तो मैनी हो सकते हैं, आउटपुट यूजुअली एक ही आता है। ओके, जहाँ पर 0 हमारे पास आउटपुट में आएगा तो वहाँ पर हम कहेंगे कि इसकी आउटपुट आई है लो या फॉल्स। और जहाँ पर हमारे पास आउटपुट 1 आएगा, लाइक दिस केस, जहाँ पर हमारे पास 1 आया हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है आउटपुट की वो हाई आई है या ट्रू आई है। स्टूडेंट्स, थोड़ी इसकी डिटेल में जाते हैं कि जो एक ट्रुथ टेबल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। प्रॉपर्टी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इस पर गौर कीजिएगा कि इट कंसिस्ट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखिए, जो ट्रुथ टेबल होता है वो रोज और कॉलम्स से मिलकर बनेगा। स्टूडेंट्स, ये वाली जो अरेंजमेंट है, जो लेफ़्ट से राइट या राइट से जो लेफ़्ट वाली अरेंजमेंट है, ये हमारे पास सारी की सारी रोज़ हैं। यहाँ ओवरऑल आप काउंट करेंगे तो आपके पास 9 रोज़ बनेगी, जिसमें से एक रोज ये ऊपर हेडिंग के लिए है और बाकी जो 8 रोज़ हैं वो इनपुट और आउटपुट और बाकी सारी प्रोसेसिंग के लिए। ओवरऑल यहाँ पर 9 रोज़। तो याद रखिए, ये वाली जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। मैं यहाँ पर ये वर्ड मेंशन कर देता हूँ। ये वाली जो अरेंजमेंट होगी इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल, HORIZONTL, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ये लेफ़्ट से राइट वाली अरेंजमेंट या राइट से लेफ़्ट वाली भी आप कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जिक्र किया गया कि कॉलम्स भी होते हैं इसके अंदर। तो कॉलम्स कौन सी अरेंजमेंट हो गई? कॉलम्स स्टूडेंट्स ये वाली अरेंजमेंट हो गई। इसमें आप काउंट करेंगे तो आपको 9 कॉलम्स मिलेंगे। अब ये वाली जो अरेंजमेंट होती है, इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं वर्टिकल। ये वाली अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट, इसको हम कॉलम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, 2 चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की। रोज़ ऐसे होंगी लेफ़्ट से राइट और कॉलम्स ऐसे होंगे। ये ट्रुथ टेबल की पहली प्रॉपर्टी। याद रखिए कि एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या MCQs के अंदर ये पूछा जा सकता है कि ट्रुथ टेबल की जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो एंट्रीज़ होती हैं या अरेंजमेंट्स होती हैं उसको क्या कहते हैं। तो आपने अकॉर्डिंगली इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। सेकेंड थिंग इज़ इट शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। आपका जो ट्रुथ टेबल है वो स्टूडेंट्स इनपुट का आउटपुट के साथ रिलेशनशिप देता है। आप ये देखिए, यहाँ पर 3 कलर्स में आपके सामने लिखा हुआ है
दिस पोर्शन इज़ ब्लैक, पहले वाले 3 जो कॉलम हैं वो ब्लैक के हैं। ये इनपुट्स हैं स्टूडेंट्स, दरमियान में वर्किंग हो रही है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ये जो रेड कलर में आपके सामने लिखा हुआ है ये उसकी आउटपुट आ रही है। तो क्या करता है कि आपका जो ट्रूथ टेबल होता है वो इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इनपुट्स और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताएगा कि किन इनपुट्स पर क्या आउटपुट आता है। ओके, आगे देखिए कि इनपुट्स आर लिस्टेड इन द कॉलम्स ऑन द लेफ्ट। इनपुट्स को हम लेफ्ट साइड पर कॉलम्स में लिख देते हैं। फिर अगली बात देखिए कि जो वर्किंग हो रही है वो मिडल में हो रही है। ये ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है सारा का सारा ये वर्किंग का है। ब्लैक वाला इनपुट्स हैं x, y, z, ये मैंने कहाँ से लिए थे, यहाँ से लिए थे। इस टेबल को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, फिलहाल हम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वर्किंग मिडल में होती है और अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो आउटपुट्स होते हैं वो राइट पार्ट ऑफ द ट्रूथ टेबल, कि जो ट्रूथ टेबल का जो राइट पार्ट उसमें जो है वो लिखे जाते हैं। ये एक दस्तूर है, ये एक तरीकाकार है लिखने का। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। कुछ लोगों की वर्किंग, कुछ लोगों का माइंड इस तरह से होता है कि वो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत शफल भी करते हैं, बट ये एक तरीकाकार है जो दुनिया में इस वक्त जो है वो राइजुल वक्त है, तो हम जो है वो इसी को फॉलो करते हैं। और आपका जो फेडरल बोर्ड का जो बुक का जो कोर्स है, जो कंटेंट है, न्यू कोर्स, न्यू सिलेबस, तो उसके मुताबिक भी यही स्कीम फॉलो की जाती है। तो आपने भी यही स्कीम फॉलो करनी है। इसको मैं समाप्त करता हूँ इस बात को। इनपुट्स लेफ्ट साइड पे आएंगे, जो वर्किंग या प्रोसेसिंग होगी वो मिड पार्ट में होगी, और एंड वाला जो पार्ट होगा इसका वो स्टूडेंट्स होगा आउटपुट्स का। इनपुट कॉलम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जो इनपुट के जो कॉलम्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। आप एक पैटर्न नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास 4 1 हैं, 4 0s हैं। इससे अगले वाले में आप आ जाएं तो पैटर्न कैसे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ 4 1 थे, यहाँ पर 2 1 हो गए, फिर 2 0s 2 1 2 0s, और फिर उससे अगले वाले में 1 1 1 0 1 1 1 0। इसका मतलब यह है कि ये ऐसे ही नहीं लिख देने कॉम्बिनेशंस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं लेकिन हर स्टूडेंट इसको ऐसे ही रैंडमली याद नहीं रख सकता। इसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, मैं प्रॉपर्टीज़ को सम अप करूँ, फिर हम इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, तो आपको ये बाकी वाली बात सारी समझ आ जाएगी कि इनपुट्स कैसे लिखने हैं, प्रोसेसिंग कैसे करवानी है, आउटपुट कैसे लेना है, इस तरह से। अब इस चीज़ को समझने के लिए स्टूडेंट्स, जो पिछली वीडियो है आपकी, जो लेक्चर नंबर हमारा 4 है एंड 3 है, उसमें लॉजिक गेट्स डिस्कस किए गए थे। उसका बेसिक नॉलेज होना आपको ज़रूरी है कि एंड गेट क्या करता है और गेट क्या करता है। आपने इन दोनों को लाजमी एक बार गो थ्रू कर लेना है, एंड और को, और साथ ही साथ आपने नॉट को भी एक बार लाजिमन जो है वो देख लेना है कि ये क्या करता है। मैं एक ब्रीफ सा बता देता हूँ। एंड गेट जो है स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लाई करता है, और गेट जो है, एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, और गेट जो है वो एडिशन का काम करता है, और नॉट गेट इन्वर्टर होता है। बेसिकली ये वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है, 1 को 0 0 को 1 कर देता है। ओके, इनको सम अप करके फिर स्टूडेंट्स हम आएंगे अपने ट्रूथ टेबल के ऊपर। नंबर 1 रोज एंड कॉलम्स होते हैं, बिल्कुल रोज यहाँ से वहाँ, एंड कॉलम्स वर्टिकल। इट शोज रिलेशनशिप, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। आप देख सकते हैं कि हर एक इनपुट के कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट उसने कोई ना कोई आउटपुट दिया हुआ है। लाइक यहाँ पर 1 1 1 इनपुट था तो इसका आउटपुट निकला हुआ यहाँ पर 1। वो कैसे निकला है वो हम डिस्कस करेंगे अभी, जब इसकी एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो इनपुट हैं उनको हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, वर्किंग जो है वो मिड में करवाते हैं, और जो राइट साइड होती है उसकी, उसमें हम आउटपुट्स लिख देते हैं। और जो इनपुट कॉलम्स होते हैं ये एक ख़ास स्पेसिफिक मैनर में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वो मैनर में अभी आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले वो मैनर कैसे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें दिया जाता है नॉर्मली, या तो हमें लॉजिक सर्किट दिया जाएगा। सर्किट जो होगा वो लॉजिक गेट्स की फॉर्म में होगा। लॉजिक गेट्स की फॉर्म में कैसे हो सकता है कि एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और, एंड इनके कम्बिनेशन नैंड एंड नॉर एंड दीज काइंड ऑफ स्टफ से मिलकर हमें जो है वो एक लॉजिक सर्किट दिया जाएगा जो डिजिटल सर्किट होता है। तो ये कहा जा सकता है कि उसका ट्रूथ टेबल बना लें, या फिर हमें इस तरह का एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि इसका ट्रूथ टेबल बना लें। यूजुअली एक्सप्रेशन आता है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ एक्सप्रेशन ही आएगा, कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ जो सर्किट है वो भी दे के कहा जा सकता है कि उसका ये जो ट्रूथ टेबल है ये कंस्ट्रक्ट किया जाए। अब इसका कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, इस एग्जांपल का ये हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि आप सबसे पहले काउंट करें इसमें इनपुट्स कितनी है। हम ये देख सकते हैं कि 3 इनपुट्स मुझे नज़र आ रही है मैक्सिमम। वन इज़ x, द अदर वन इज़ y एंड द अदर वन इज़ z, दिस वन। तो 3 इनपुट्स हैं
मैंने 3 इनपुट्स यहाँ पर लेनी है, लेकिन ये टेबल कैसे बनेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी रोज़ कितनी बननी है, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसके कॉलम्स कितने बनने हैं, ये चीज़ डिसाइड करनी है। सबसे पहले रोज़ को डिसाइड करते हैं। इनपुट्स तो यही 3 आएंगे। हुआ क्या, मैंने सबसे पहले देखना है कि इनपुट्स कितने हैं, 1 2 3, यानी x, y और z 3 इनपुट्स हैं इसके। तो यहाँ पर मैंने n से शो किया है इनपुट्स को, ठीक है। तो n = 3, फार्मूला है मेरे पास 2 पावर n, 2 पावर n मीन्स 2 पावर 3, 3 इज़ इनपुट, तो इसका आंसर निकलेगा 8। 8 कैसे निकला, 2 × 2 × 2, तो 2 2s are 4 and 4 2s are 8, 8 आया। 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे। मतलब क्या हुआ कि मुझे 8 रोज़ इसकी बनानी पड़ेंगी। इस हेडिंग वाली को छोड़ के, हेडिंग वाली को आपने बीच में काउंट नहीं करना, वो अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 8 इसकी रोज़ बन गई। अब रोज़ का जो पैटर्न, अभी हमने यहाँ पर ये कहा था कि इनपुट कॉलम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखें। देखें, अगर आपके पास 3 कॉम्बिनेशन हैं, 3 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स के आगे कॉम्बिनेशन है, वो 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल बनेंगे। तो अगर आपके पास ये आंसर आया है तो एक सादा सा फार्मूला है इसके लिए, आपने इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, मतलब 4 आया। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर 4 1 रखे हैं, 4 0 रखे हैं, बिकॉज मेरे पास था 8। अगर ये 16 होता तो मैं 8 1 एंड 8 0 रखता यहाँ पर। बहरहाल यहाँ पर मेरे पास है 8, अगर 4 होता तो मैं 2 जो है वो 1 रखता, 2 0 रखता, यानी जितना आ जाए उसका हाफ कर देना है आपने। तो 8 आया तो मैंने 4 1 4 0 कर दिए। अब आगे आसान हो जाता है। उसी से नेक्स्ट में आपने इसका भी हाफ कर देना है। यहाँ पर अगर 4 का था ग्रुप तो यहाँ पर आपने 2 का ग्रुप कर देना है, 2 1 2 0 2 1 2 0, एंड आगे इसका आपने इसका भी हाफ कर देना है। मतलब इसका आपने हाफ इस वाले कॉलम में रखा और इनका हाफ आपने इस वाले कॉलम में रखा। यहाँ 2 थे तो यहाँ पर मैंने ग्रुपिंग कर दी 1 1 की, 1 0 1 0 1 0 1 0। मैं इसको सम अप करता हूँ, 4 1 एंड 4 0 यहाँ हैं, 2 1 एंड 2 0 इधर हैं, फिर 2 1 2 0। सिमिलरली 1 0 1 0 यहाँ पर 1 1 का हो गया। तो जितना आएगा उसका हाफ रख के फिर आगे आपने हाफ एंड हाफ जब तक ख़त्म नहीं हो जाते। यहाँ पर इनपुट्स ख़त्म हो गए हैं हमारे। अब असल बात आती है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया x y z तो आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो मुझे z बार एंड x बार भी चाहिए। अब जब z बार और x बार चाहिए मुझे, तो फिर मैं यहाँ पर x बार एंड z बार यहाँ मेंशन करके, तो मैं क्या करूँगा, ये बेसिकली नॉट गेट है, ये इन्वर्टर है, ये वैल्यू को इन्वर्ट करने की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि जो x बार का मतलब होगा x की जो भी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी उनको आपने उल्टा कर देना है। लाइक यहाँ पर 1 था, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 1 था, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 1 था, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 1 था, 0 हो गया। सिमिलरली ये 4 0 थे तो यहाँ पर ये 4 1 हो गए, उल्टा कर दिया। सिमिलरली z के साथ भी यही काम करना है। अब z में जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ 0 कर दिया, जहाँ जहाँ 0 था वहाँ वहाँ 1 कर दिया। ऑल वैल्यूज़ को आपने उल्टा कर देना है। इन 2 कॉलम्स में ये काम हो रहा है। थर्ड वाले में देखें तो x y और z बार, x y और z जो बार है उसका जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है x y और z बार जो है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन का पहला पार्ट यही कहता है। ये मैंने अपने एक्सप्रेशन का पहला पार्ट लिखा है, ये मैंने अपने एक्सप्रेशन का दूसरा पार्ट लिखा है, ये वाला जो है वो मैंने अपने एक्सप्रेशन का तीसरा पार्ट लिख दिया। तो ओवरऑल जब निकलेगा वो सारा का सारा तो वो ये निकलेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो z बार को मैंने इन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने पहले ये सॉल्व किया। x y और z बार को स्टूडेंट्स आपने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हुए याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हुए एक भी 0 नज़र आया तो ये 0 हो जाएगा। अगर कोई भी 0 नज़र ना आया तो ये 0 नहीं होगा। आप स्टूडेंट्स देखते जाएँ, यहाँ पर 1 1 एंड 0, ये हमारे पास 0 हो गया। सिमिलरली x y और z बार ये तीनों 1 थे तो इसका आंसर 1 निकला है। बाकी सारे स्टूडेंट्स 0 इसलिए हो गए कि बीच में कहीं ना कहीं पर या तो इसमें 0 आ रहा है या इसमें 0 आ रहा है या इसमें 0 आ रहा है। नेक्स्ट ये भी इसी तरह से स्टूडेंट्स x y z तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 तीनों 1 थे तो 1 आ गया क्योंकि एंड हो रहा है। उसके बाद बाकी सारे 0 हो गए स्टूडेंट्स, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं पर 0 आ रहा है। अगेन मैं वही बात करूंगा कि अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी, जो लॉजिक गेट्स वाली वीडियो है एंड और नॉट की, वो लाजमी देख लें। हम नेक्स्ट भी इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने ट्रुथ टेबल्स को डिटेल से तमाम लॉजिक गेट्स के साथ एक एक करके डिस्कस हमने अभी करना है, उनके हम सर्किट्स भी सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी अगर कोई समझ ना आए तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें, हम उनका आंसर इंशाल्लाह लाजमी उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स x बार और y है,
तो x बार यहाँ पर है और y यहाँ पर है, इन दो कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करते जाएं, 1 0 क्योंकि 0 हो जाता है, डेफिनेटली 0, ये सारे 0 आ गए, ये 1 क्यों आया स्टूडेंट्स, ये देखिएगा x बार और y देखना है, तो हमारे पास जो है वो x बार यहाँ है, x बार इज़ हियर, और y हमारे पास जो है वो यहाँ पर है, तो ये दो 1 थे, तो फिर जो है वो मतलब कहने से ये मुराद है कि जहाँ पर 1 होंगे तो ऑल 1 होंगे, तो वहाँ पर जो है वो एंड गेट जब भी हो रहा होता है तो वो आपको आंसर 1 देता है। यहाँ पर हमारे पास x बार और y का आंसर जो है वो 1 आया हुआ है, और सिमिलरली ये x बार और y था, तो 1 और 1 का जो आंसर होता है वो 1 आया हुआ है। सिमिलरली इसमें भी अगर आप देख लें तो आपके पास x बार और जो y है तो उसका आंसर जो है वो 1 आया हुआ होगा, यानी कि x बार और y का आंसर यहाँ पर 1। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स हम अगर इसको ओवरऑल देखें सारे इस लॉजिक गेट्स को, तो वर्किंग सारी इसके मुताबिक हो रही है। अब स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये सॉल्व कर दिया हमने। अब इन तीनों को करना है, और मतलब इसके आंसर को, इसके आंसर को और इसके आंसर को हमने कर देना है, और तो पूरी रो में स्टूडेंट्स एक भी अगर इसमें आपको जो है वो 1 नज़र आता है तो आपने आउटपुट में इसके 1 लिख देना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का जो है वो ट्रूथ टेबल एंड इसकी आउटपुट। तो इसको लाजमी चेक कर लें, एक बार वेरीफाई कर लें, इसको एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ या एक बार रिविज़िट हम इसको कर लेते हैं, इन वंस को टेस्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स x बार और y यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, तो अगर x बार 1 है और y भी 1 है तो आउटपुट में हमारे पास जो है वो हमेशा जहाँ पर भी x बार और 1, ये 1 और 1 होगा तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में 1 आना चाहिए। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर 1 x बार 1 एंड y 1, जहाँ पर x बार और y बार दोनों 1 1 होंगे तो आउटपुट में हमारे पास आएगा 1। सिमिलरली जहाँ पर डिफरेंट होंगे तो स्टूडेंट्स वहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। ये एक इसमें छोटी सी करेक्शन करनी थी जो हमने कर ली। एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए आप कमेंट में लाजमी पूछें, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके नोट्स स्टूडेंट्स साथ लाजमी बनाएं, नोट्स बनाना ज़रूरी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।